ऑनश्विट्ज का तरणताल, ऐसी किसी चीज का सुझाव देना ही हास्यास्पद है ना? एक मौत के शिविर में एक उपनगरीय ग्रीष्मकालीन विलासिता क्यों मौजूद होगी? निश्चित रूप से यह एक झूठ है, या शायद एक बहुत बड़ा झूठ मौजूद है, एक षड्यंत्र तक। या शायद होलोकॉस्ट का इतिहास उससे कहीं अधिक जटिल है जितना कि अधिकांश लोग इसे श्रेय देते हैं। लेकिन इस स्थिति में यहां क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है कि वे ऑनश्विट्ज में तैराकी के पूल के बारे में कभी बात नहीं करते? ओह, और मैं पहले से ही टिप्पणियां देख सकता हूं, क्योंकि होलोकॉस्ट ठीक वैसे ही जैसे गुलामी उन चीजों में से एक है जिसे जब भी मैं किसी भी संदर्भ में उल्लेख करता हूं, यह सिर्फ पागल तर्कों को खींच लेता है। और क्या बात है, और लोग मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। ओह, वे इसके सबसे कम हैं, क्योंकि होलोकॉस्ट जैसी चीजों के साथ इनकारवाद का एक पूरा अलग प्रकार का पागलपन होता है। आपको पता है, कोई भी दास्ता की मौजूदगी का इनकार नहीं करता, फिर भी इसके लिए उत्तेजनाओं की तुलना में कम सबूत हैं। दास्ता को कम करके आंकना, इससे बचना जरूर, लेकिन कभी भी सीधे तौर पर इसके अस्तित्व को नकारना नहीं। मुझे लगता है कि पागलपन के स्तर किसी न किसी तरह अपराध के पैमाने के अनुपातिक होते हैं, लेकिन इनकारवाद से निपटना विशेष रूप से कठिन होता है। हाँ, इसलिए क्योंकि यह बहुत हास्यास्पद है। कोई भी सबूत या तर्क कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे समायोजित करने के लिए आवश्यक साजिश को बस बड़ा बनाया जा सकता है। तुम्हें पता है सूअर के साथ कुश्ती के बारे में लोग क्या कहते हैं? लेकिन इनकारवाद की कहानी में बहुत कुछ और है, मुझे लगता है। और ये इतना कठिन क्यों है? नरसंहार स्वयं बहुत कम ही सरल होता है। शब्द की परिभाषा भी मुश्किल हो सकती है इसे अंजाम देने के तरीकों को छोड़कर। और होलोकॉस्ट भी कोई अपवाद नहीं है। यह एक अत्यंत गंदा, जटिल, अराजक मामला था जिसने दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्ध के कई विभिन्न वर्षों में, कई विभिन्न सेटिंग्स में कई विभिन्न रूप ली। होलोकॉस्ट सब कुछ था, फैक्ट्रियों, लॉगिंग कैंपों और खदानों में काम करने वाले गुलामों से लेकर विजिट क्षेत्रों में घूमने वाले पैरामिलिट्री मौत के दस्तों तक। ये पोग्रोम्स और घेटोस था, ये एंटी पार्टीसन गतिविधियां थीं। एंटी पार्टीसन और अंततः बेशक हाँ, ये विनाश शिविर थे। राष्ट्रीय समाजवादी राज्य का अंतिम लक्ष्य लाखों लोगों का उन्मूलन था, जिन्हें किसी अजीब कारण या अन्य के लिए अवांछनीय माना गया था। और फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया गया वे अनेक और विविध थे। होलोकॉस्ट को सरलता से कहें तो यह भ्रामक था, और वही भ्रम है जिसका इनकार करने वाले दोनों का दुरुपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ खुद भी उसके शिकार हो सकते हैं। और यही हमें ऑनश्विट्ज के तरणतालों तक ले आता है, जिसके बारे में हम एक संक्षिप्त प्रायोजित संदेश। उस व्यक्ति की हर बात झूठ होनी चाहिए। कभी कोई पूल नहीं था वहां, कभी कोई फुटबॉल मैदान नहीं था वहां, कभी कुछ भी नहीं था। लेकिन मजेदार बात यह है कि मुझे लगता है कि यही वह कमजोर बिंदु है जहां व्यक्ति इनकारवाद का शिकार हो सकते हैं। जबकि इनकारवादी की व्याख्या में दोष है, वास्तव में एक बीज है, उस सच्चाई का एक मूल है जो वे यहां कह रहे हैं। क्योंकि कम से कम मेरे द्वारा पाई गई हर चीज के अनुसार ऑनश्विट्ज में एक तरणताल था। यह सिर्फ कुछ बनावटी बकवास बात नहीं है। चांद एक होलोग्राम है ऐसा कहना, यह सच है कम से कम एक तरह से। आप यह कहते हैं कि यह बकवास है और उनके पास इसका इनकार करने के लिए फोटोग्राफ और अन्य सबूत हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कहा नहीं कि होलोकॉस्ट कभी नहीं हुआ। वे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं, अच्छा यह सब क्यों होगा? वे कभी सीधे रूप से अपने मतलब का इजहार नहीं करेंगे, खासकर जब वे किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हों। और बात यह है, उनके सामने उठाए जाने वाले हर विरोधी बिंदु के लिए एक जवाब होगा। और एक उदाहरण, सांख्यिकी तारीख, जर्मन सरकार के कामकाज की गूढ़ जानकारी और राष्ट्रीय समाजवाद के दर्शन के बारे में जटिल वक्तव्य कुछ ऐसा है जिसमें वे बहुत अच्छी तरह से पारंगत होंगे। औसत इनकार करने वाला दूसरे विश्व युद्ध और तीसरे रह के इतिहास के बहुत विशेष तत्वों में अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से जड़ा हुआ है। उन्होंने संस्मरण पढ़े हैं, उन्होंने फिल्में देखी हैं, उन्होंने ऐसे प्रचार के स्तरों का सेवन किया है जो औसत व्यक्ति को पूरी तरह से अज्ञात है। और इस तरह वे एक ऐसे व्यक्ति को जो इस सभी सामग्री से पूरी तरह अपरिचित है, एक कथा प्रदान करने में सक्षम है जो न केवल आकर्षक और विस्तृत है बल्कि पूरी तरह से संदर्भ से रहित भी है।
लेकिन बहुत से लोगों के पास पहले से संदर्भ नहीं होता और उन्हें यह पहचानने की प्रशिक्षा नहीं होती कि संदर्भ कहाँ कम है। और अगर कोई व्यक्ति यह नहीं देख पाता है कि वह संदर्भ कहाँ कमी है, तो फिर आप देख सकते हैं कि कैसे यह उन्हें त्रुटिपूर्ण और संभवतः यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण कथाओं के लिए खोल देगा। होलोकॉस्ट का इतिहास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हां, ये बहुत जटिल है। समस्या यह है, गुलामी भी है और उसी तरह अमेरिकी गृहयुद्ध, अंग्रेजी गृहयुद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, रोम का पतन, चीन के युद्ध लॉर्ड, मेजी पुनर्स्थापना, रूसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता, भारत का विभाजन, आप समझ गए होंगे। वहां बहुत सारा इतिहास है, यह सब जुड़ा हुआ और तुकबंदी करता है। सारा इतिहास महत्वपूर्ण है और इसमें से कुछ भी सरल नहीं है। दुखद रूप से यह अनिवार्य है फिर भी कि सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियां भी स्वाभाविक रूप से व्यापक कथाओं को समझाने के लिए इतिहास के बड़े हिस्सों को सरल बनाने या यहां तक कि छोड़ने के लिए मजबूर होंगी। आप सब कुछ सिखा नहीं सकते। मेरी ओर से मैं 1937 में नानकिंग में क्या हुआ था इसके विवरणों से विशेष रूप से परिचित नहीं हूं। मुझे इसके बारे में पता है, मैंने इस विषय पर एक किताब पढ़ी है। इस प्रकार मैं संयुक्त राज्य के औसत व्यक्ति से शायद बेहतर हूं, जो शायद नानकिंग को एक शहर मानता ही नहीं या 1937 में वहां क्या हुआ उसे नहीं पता। लेकिन इसका मतलब यह है कि संभवतः अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला हूं जो वास्तव में उन सभी विवरणों में बहुत अच्छी तरह से पारंगत है और वे कुछ गलत बात को घुमाना चाहते हैं, तो ऐसी संभावना है कि वे ऐसा कर सकते हैं जब तक कि मैं इसके खिलाफ सुरक्षित न हूं। मुझे लगता है कि मुझे उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना सबसे अच्छा नहीं है, क्योंकि खैर यही तो मैं करता हूं और इसलिए मैं पहचान सकता हूं। लेकिन ठीक है, एक और उदाहरण। मैं कारों के बारे में अनभिज्ञ हूं। अगर एक मैकेनिक मुझे सभी जानकारियों के माध्यम से गुजर रहा हो और मुझे बता रहा हो कि मेरी हेडलाइट फ्लूइड कम है और इसे बढ़ाना चाहिए, यह संभव है। वे मुझे समझा सकते हैं क्योंकि मुझे न केवल हेडलाइट्स के बारे में और वे कैसे काम करते हैं इसकी जानकारी नहीं है, मैं यह भी नहीं जानता कि ऑटोमोबाइल्स कैसे काम करते हैं। मुझे आंतरिक धन के बारे में वास्तव में नहीं पता। मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसलिए जो कोई ऐसा लगता है जैसे उन्हें बहुत कुछ पता है, उनके लिए इसे खोलना जैसे कि आसान होता है। बात यह है कि होलोकॉस्ट के लिए भी, जो अधिकांश ऐतिहासिक शिक्षा में अनुपातिक रूप से बहुत जोर दिया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, शायद अन्य जैसे तुलनात्मक घटनाओं की तुलना में अधिक, इसे आम तौर पर बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया जा सके। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी 9वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक ने होलोकॉस्ट और दूसरे विश्व युद्ध को उसी जगह में फिट कर दिया था जितनी जगह उसने 9/11 के लंबे समय के प्रभावों को दी थी। वहां अनेक चीजें एक साथ रखी गई थीं। होलोकॉस्ट के पीछे के कार्य और दैनिक प्रथाएं वे विवरण हैं जो अधिकांश भाग के लिए रास्ते में छोड़ दिए जाएंगे। इसके पीछे की विचारधारा और भाषण, साथ ही इससे क्या हुआ जब आप उस जगह के लिए इतने संकुचित होते हैं, तो बस अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि औसत व्यक्ति के लिए होलोकॉस्ट की पद्धति के उन विवरणों के साथ उनका एकमात्र अनुभव, अगर उन्हें कोई अनुभव है, तो वह लोकप्रिय मीडिया के रूप में आने वाला है। ये फिल्में और खेल, एक बैंड ऑफ ब्रदर्स का एपिसोड होगा। यह उनके मीडिया के माध्यम से सीमित होगा, जिनमें से अधिकांश अक्सर खुद में प्राथमिक स्रोतों पर आधारित नहीं होते हैं। होलोकॉस्ट क्या था? खैर, यह तब हुआ जब नाजियों ने सभी यहूदियों को इकट्ठा किया और उन्हें गैस चैम्बरों में डाल दिया, और बस इतना ही है। जिसका मतलब है, तब जब कोई आपके पास आता है जो होलोकॉस्ट, तीसरे रेह, युद्ध, राष्ट्रीय समाजवाद और फांसीवाद से संबंधित सब कुछ के बारे में इतना स्पष्ट रूप से जानता प्रतीत होता है, और वे आपसे तैराकी पूलों और फुटबॉल मैचों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, यह अजीब और झटका देने वाला होगा। और फिर उस झटके के बाद वे आपको प्रमाण दिखाना शुरू करते हैं। वे आपको कुछ ऐसे अद्वितीय फोटोग्राफ दिखाते हैं जिन्हें आपने शायद 4-5 बार देखा होगा। वे आपको उद्धरण और साक्षात्कार दिखाएंगे जो शिंडलर्स लिस्ट के मोनोलॉग्स जैसे नहीं लगते। वे आपको ऐसी वाक्य शैली और तर्क दिखाते हैं जिसका आपके शिक्षक ने जिक्र नहीं किया, और फिर आप उत्सुक हो जाते हैं।
शायद आप उस सामग्री की जांच करते हैं जिसके बारे में यह व्यक्ति आपसे बात कर रहा था, और आपको उसमें निहित सत्य के बीज मिलते हैं। यह कैसे संभव है? ऑशविट्स में कभी तैराकी का पूल क्यों होगा? उन्होंने कैदियों को वर्दी क्यों दी? अगर वे उन्हें आखिर में ओवन में धकेलने वाले हैं तो उन्हें टैटू क्यों बनवाएंगे? और क्या है जो आपको कभी नहीं सिखाया गया, और किस बारे में आपसे झूठ बोला गया है? और नीचे 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 खरगोश के बिल में पीड़ित डूबता जाता है। एक कहावत है जिसे पैरोडी के रूप में इरादा किया गया है, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में यहां बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह कि एक खुला मन एक ऐसे किले की तरह है जिसके द्वार खुले और असुरक्षित हैं। इस मामले में सलाखें तर्क की हैं, पहरेदार विद्वता और संदर्भ के हैं। सामान्य व्यक्ति होलोकॉस्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वास्तव में नहीं, और इसलिए अगर उनका मन पहले से ही किसी भी प्रकार की साजिशपूर्ण सोच की ओर किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित होने वाला है, चाहे वे क्यूएनॉनर्स हों, चाहे वे चंद्रमा लैंडिंग के इनकार करने वाले हों, या आप जानते हैं, जो भी प्रकार की साजिश हो, अक्सर इसका परिणाम, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं, अधिक व्यक्तिगत समस्याएं और इसी तरह की चीजें होती हैं। जो भी व्यक्तिगत चीज उन्हें इस सब के लिए पूर्वाग्रहित कर सकती है। इन जालों में फंसने के लिए फिर केवल कुछ आसान कदम होते हैं। ऑशविट्ज़ स्विमिंग पूल पहले कथानक के विपरीत लगता है, यह होलोकॉस्ट के इतिहास का एक विकृत अंश लगता है, लेकिन वास्तव में यह होलोकॉस्ट के साधनों के पीछे एक अवसंरचनात्मक विचित्रता से थोड़ा अधिक था। तालाब एक जलाशय था, बस यही है। ऑशविट्ज़ आखिरकार सिर्फ एक एकल सुविधा नहीं थी जिसमें एक सेट की दीवारें और एक बड़ा गेट हो, जैसा कि अधिकांश लोग जो होलोकॉस्ट इतिहास से परिचित नहीं हैं, वे इसे उस प्रतिष्ठित छवि के आधार पर कल्पना कर सकते हैं, जानते हैं, वह एक जिसे उन्होंने कभी उस स्थान का देखा है। यह शिविरों और उपशिविरों का एक विशाल नेटवर्क था जो केवल हजारों गुलामों को ही नहीं रखता था, बल्कि प्रशासनिक कर्मचारियों और गार्डों को भी आवास प्रदान करता था। इसे गैरिसन उपकरणों के लिए भंडारण की जरूरत थी। इसे ईंधन, भोजन, रेलवे ढांचे, अस्तबल, कुत्ता घर और चिकित्सा कार्यालयों की आवश्यकता थी, न कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए। इतने बड़े पैमाने की कोई भी सुविधा अनपेक्षित रूप से उपभोग करेगी और पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होगी। स्टाफ की जरूरतों से लेकर उपकरणों को साफ करने, सुविधाओं को नली से धोने, आग की स्थिति में तैयार रहने तक, सब कुछ। और इस प्रकार नेटवर्क को अपना खुद का जलाशय चाहिए था, जैसे कोई भी शहर चाहेगा अगर वह सीधे नदी पर नहीं है, और वहां से अपने आप से यह पूछें, क्या वास्तव में यह कल्पना करना इतना आश्चर्यजनक है कि किसी न किसी समय गार्डों का एक समूह ने कमांडेंट से पूल में डुबकी लगाने के लिए कहा होगा, जो मानव उपभोग के लिए समर्पित नहीं था। शायद, मुझे नहीं पता, पुरानी लकड़ी की तख्ती को डाइविंग बोर्ड में बदलकर मजा करें, है ना? विशेष रूप से 31 अगस्त 1942 के दिन की तरह, जिसे एसएस डॉक्टर जोहान क्रेमर ने अपनी डायरी में उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में वर्णित किया था। 38 डिग्री व सेल्सियस में, छाया में, धूल और अनगिनत मक्खियां। क्रेमर की डायरी में मक्खियों की सर्वव्यापकता, गर्मी, शिविरों और अन्य चीजों की शिकायत का बड़ा हिस्सा है। एक को आश्चर्य होता है कि इतनी मक्खियां क्यों थीं, लेकिन वही उत्तर है। वास्तव में यह अपने आप में काफी सरल है, यह एक स्पष्ट उत्तर है, लेकिन केवल अगर आप एक मूल स्तर पर जागरूक हैं कि ऑशविट्ज़ जैसी जगह को चलाने के लिए कितने उच्च स्तर के प्रशासन की आवश्यकता होती है, केवल अगर आप समझते हैं कि इसकी रक्षा कैसे की गई थी और गार्ड्स के मन में क्या चल रहा था और किस तरह से डरावना था कि वे लोग हमारे जैसे ही थे, और जब उन्हें अनुमति दी जाती थी तो वे आराम चाहते थे। यह केवल तब है जब आपको ऐतिहासिक विद्वता की समझ हो, यह कैसे काम करती है, और जब आप यह स्वीकार करने में सक्षम हों कि आप क्या नहीं जानते और शोध करने के उचित तरीके क्या हैं, तब आप, खैर, वह उत्तर इतना स्पष्ट होगा, है ना? पहली नजर में पानी का भंडारण जैसी चीजें अजीब लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे शिविर को अपना काम करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करते थे। उसी तरह जिस तरह से तथाकथित नाई की दुकानें, जहां कैदियों को फैशनेबल हेयर कट नहीं मिलते थे, उन्हें जूं के प्रसार को रोकने के लिए मुंडवा दिया जाता था, जो अंततः दासों की श्रम निकासी की क्षमताओं को प्रभावित करता था।
उन्हें टैटू किया गया था ताकि अगर वे भाग जाएं या सिर्फ लेखांकन के लिए भी तो उन्हें दास्ता व्यवस्था में गिना जा सके। और भी अत्यधिक चरम बॉलरूम थिएटर जो स्टाफ, गार्ड्स और अधिकारियों के मनोरंजन के लिए थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जिन्हें जीतकर, पकड़कर या पूरे यूरोप से दास बनाया था, प्रदर्शन करने के लिए बाध्य किया था, उन्हें कक्षों में भेजने से पहले मनोबल बनाए रखना आवश्यक है। पता चलता है कि जब हर मोर्चे पर युद्ध हारा जा रहा हो और आप श्मशान के धुएं के कारण हवा में फैली खुशबू से काले टुकड़े छींक रहे हों, तो स्टाफ और गार्ड्स के बीच मनोबल बनाए रखना काफी मुश्किल हो सकता है। ये वे गोचा क्षण नहीं हैं जिन्हें इनकार करने वाले दावा करते हैं। क्या आपको पता था कि उन्होंने असबरी में सिम्फनी प्रदर्शन किया था? हाँ, इससे कुछ भी नहीं बदलता। यही वो भाग है जो कहानी को विचलित करता है। ये कोई फंसाने वाली बात नहीं, बल्कि बिल्कुल उलट है। लेकिन समस्या ये है कि वे भी पूरी तरह से झूठ नहीं हैं। वे शिविर प्रणाली के लॉजिस्टिक, आर्थिक और सैन्य रूप से आवश्यक भाग हैं। संयोग से उन फुटबॉल मैदानों को इनकार करने वालों की बड़ाई, जो मुझे उनकी समर्पित फुटबॉल पिच के बारे में निश्चित नहीं होती, हमारे पास एसएस पुरुषों और सोंडेर कोमांडो के बीच खेले गए मैच के खाते हैं। इसे एली विजेल सहित अन्यों ने दर्ज करवाया। यह श्मशान के सामने आयोजित हुआ था, जो मजेदार है क्योंकि अंततः भले ही यह सब सच हो, भले ही ये सभी सुविधाएं वास्तव में कैदियों के लिए उपलब्ध हों और न कि केवल उनके हथियारों के लिए, तब भी यह स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं करेगा, है ना? भले ही एक कैदी पूल में थोड़ा सा डुबकी लगा ले, वह फिर भी बाद में शॉवर लेने के लिए समाप्त हो जाएगा। यह मानो आपने एक बच्चे को तहखाने में जंजीर से बांधा हो और कभी कभार उसे पिज्जा का टुकड़ा देते हो। इससे समस्या दूर नहीं होती। और इसलिए इनकार करने वाले के लिए, जो शायद बहुत दूर चला गया है, बचा हुआ एकमात्र विकल्प वास्तविक प्रश्नों से बचना है। यह दिखावा करना कि सबूत मौजूद नहीं है, उनके संदर्भ से रहित चुनिंदा तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, सभी एक ऐसी विश्व दृष्टि को सही ठहराने के लिए जो मूल रूप से गहरी, त्रुटिपूर्ण और खतरनाक है। वे जब सही होते हैं तब भी पेड़ों के लिए जंगल नहीं देख पाते और मुस्कुराते हुए गार्ड के लिए लाशों की पहाड़ नहीं देख पाते हैं। इसलिए आज आपको छोड़ने से पहले मैं डॉक्टर क्रेमर की उस डायरी के कुछ और उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। मैं चाहता हूं कि आप इस संदर्भ के बारे में सोचें जिसमें ये उद्धरण दर्ज किए गए थे और कैसे इन शब्दों को सावधानीपूर्वक जोर दिया गया और संपादित किया गया और विभिन्न कथाओं को बनाने के लिए तैयार किया गया। और इसीलिए मैं आपको पूरा उद्धरण दिखाने जा रहा हूं ताकि आप पूरे संदर्भ को देख सकें। 2 सितंबर 1942 रात 3 बजे मेरा पहला सोंडेर एक्शन में भाग लिया। डांटे की इन्फर्नो मेरे लिए इसकी तुलना में एक कॉमेडी जैसी लगती है। वे ऑशविट्ज को बिना कारण के विनाश शिविर नहीं कहते। 5 सितंबर 1942 सुबह महिलाओं के एक शिविर से सोंडेर एक्शन में भाग लिया। एक भयानक आतंक। एक सैनिक डॉक्टर ने मुझे एनस मुंडी है ये कहकर सही बताया। शाम करीब 8 बजे हॉलैंड ने एक और सोंडेर एक्शन में हिस्सा लिया। स्नैप्स का 5वां हिस्सा, 5 सिगरेट, 100 ग्राम सलामी और ब्रेड के राशन के चलते सभी पुरुष ऐसी कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए उत्साहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 सितंबर 1942 आज रविवार को दोपहर में 3 से 6 बजे के बीच कैदी के चैपल में शानदार धूप में एक कॉन्सर्ट सुना। कंडक्टर वार्सो स्टेट ओपेरा के निदेशक थे। 80 संगीतकार। दोपहर का भोजन रोस्ट पोर्क था। शाम को बैक्ड टेंच। एक को आश्चर्य होता है कि उन्हें प्रसिद्ध पोलिश संगीतकार कहां से मिले। 23 सितंबर 1942 आज रात 6वां और 7वां सोंडेर एक्शन। सुबह ओबेर ग्रुपेन फोहरर पोहल पार्टी व फेनेसेस क्वार्टर्स में पहुंचे। एक गार्ड दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरे सामने पहला ध्यान में खड़ा व्यक्ति था। शाम को 20 घंटे पर अधिकारी के मेस में एक शानदार रात का भोजन। वहां बेक्ड पाइक, असली पिसा कॉफी, उत्कृष्ट बियर और खुले सैंडविच उपलब्ध थे। हमेशा की तरह मैं एक लिंक प्रदान करूंगा जहां आप डॉक्टर क्रेमर की डायरी से नीचे और अधिक पढ़ सकते हैं, साथ ही कुछ अन्य स्रोत भी जो आपके लिए रुचिकर हो सकते हैं। डायरी इसी तरह की घटनाओं को लंबाई में जारी रखती है, हर सोंडेर एक्शन को रिकॉर्ड करती है। जो बिल्कुल वही है जो आप सोचते हैं वह भाग लेता है। शिविर स्टाफ के बीच बीमारी या चोट के उदाहरण जो वह सामना करता है और अपने क्वार्टर्स से मक्खियों
और अन्य कीटों को हटाने के लिए उसके निरंतर प्रयास। वह यह भी रिकॉर्ड करता है कि कैसे उसने कैदियों से जीवित सामग्री, यह एक सटीक उदाहरण है, जैसे कि उनके लिवर, प्लीहा, अग्नाशय आदि को प्रयोग के लिए प्राप्त किया। साथ ही जालीदार पैरों जैसे आनुवंशिक दोषों वाले कैदियों की फोटोग्राफी भी की। इस तरह के हत्यारे के मन में झांकना अद्भुत और भयानक और घृणित है। और बहुत बड़े नरसंहार के केवल एक हिस्से के दिन प्रतिदिन के संचालन को देखना। मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो उन्हें मना सकेगा जो पहले ही राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा में खो चुके हैं। कुछ समय बाद मनोवैज्ञानिकों को इतिहासकारों की तुलना में ज्यादा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरा मानना है कि उन्हें कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के साथ मेरी उम्मीद यह है कि इनकार करने वालों का मनोविज्ञान और वे कैसे अधिक लोगों को कल्ट में भर्ती करते हैं और खुद भी शिकार बनते हैं, इस पर अधिक संदर्भ प्रदान करना। कभी भी दुर्भावना को वह न समझें जो आप मूर्खता को समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि होलोकॉस्ट का इनकार करने वाले अधिकांश लोग इसे ईमानदारी से करते हैं, जो उतना ही दुखद और हीन है। खासकर जब ये व्यक्ति इस सब के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना? जिनके मन अक्सर असुरक्षित छोड़ दिए जाते हैं, फिर से उनके निजी जीवन में समस्याओं के कारण। व्यक्ति जो वास्तव में खुद को द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में शामिल नहीं करते हैं, जब तक कि अन्य तत्वों द्वारा इसमें लाया नहीं जाता, है ना? मुझे आशा है कि यह वीडियो बस एक और बैरल पाउडर का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो आपके मन के शक्तिशाली किले की रक्षा के लिए आपके शस्त्रागार में है। ऐतिहासिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, और इससे भी अधिक, इतिहास के क्षेत्र कैसे काम करता है, ऐतिहासिक अनुसंधान कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के इतिहास लेखन कैसे कार्य करते हैं, और अच्छे तर्कों को बुरे तर्कों से कैसे अलग किया जाता है, की जागरूकता। और इसलिए उस पीछा में मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो उपयोगी मिला है, और मुझे आशा है कि आपको यह आनंददायक लगा है। मैं आज मुझे सुनने के लिए आपका समय निकालने की सराहना करता हूं, विशेष रूप से उन विषयों पर जो स्वीकार्य रूप से उतने मजेदार नहीं हैं जितने कि आप जानते हैं ब्रिटिश ने किस प्रकार की मस्केट का उपयोग किया था, या कुछ ऐसा। विशेष रूप से उन सभी का धन्यवाद जो पेट्रियन के द्वारा मेरे काम का वित्तीय सहयोग देते हैं और मेरी पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आपको वह प्रोजेक्ट भी पसंद आएगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है। मैं ऐसे वीडियो में अब शामिल नहीं होऊंगा। फिर भी आप सभी के समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद, और अगली बार तक मेरे प्रिय दर्शक, सभी शिलिंग के अलावा मैं हूं और मैं रहूंगा, मुझे आशा है, आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक।